नमस्कार। ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों से संबद्ध ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह में डिजिटल माध्यम से प्रमुख भाषण देंगे। ग्रैंड चैलेंजेस पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने में नवाचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। GCAM 2020 में नीति निर्माता और वैज्ञानिक वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार करेंगे। इसमें विश्व के लिए भारत के नारे के साथ कोविड-19 से संबंधित समस्याओं पर विशेष बल दिया जाएगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संयुक्त अध्यक्ष बिल गेट्स पूर्ण सत्र में विचारणीय विषयों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की स्थापना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच भागीदारी के रूप में 2012 में की गई थी। ये संगठन कृषि, पोषण, प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य और विकास से संबंधित विभिन्न प्राथमिकताओं के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंदा अर्डर्न की शानदार जीत पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंदा अर्डर्न को उनकी शानदार जीत पर मेरी हार्दिक बधाई। 1 वर्ष पहले हुई हमारी मुलाकात यादगार रही है तथा हम भारत न्यूजीलैंड के संबंधों को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की आशा करते हैं। मुंबई में मेट्रो रेल सेवा आज से फिर शुरू हो गई। हालांकि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए शुरू में यात्रियों की संख्या और मेट्रो के फेरे सीमित रखे जाएंगे। तापमान जांच सहित समुचित स्वास्थ्य जांच में खरे नहीं उतरे और एहतियाती उपायों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को मेट्रो में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भारतीय नौसेना IN और श्रीलंका की नौसेना SLN का संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2020 का 8वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया है। श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व वहां के नौसैनिक जहाज सायूरा, समुद्री गश्तीपोत और गजाबहु प्रशिक्षण जहाज द्वारा किया जाएगा, जिसका नेतृत्व श्रीलंकाई सेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग नेवल फ्लीट रियर एडमिरल बंडारा जयतिलका करेंगे। वहीं भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश में निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कमोटा और किल्टन करेंगे, जो कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन के नेतृत्व में अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH और चेतक हेलीकॉप्टर भी इस युद्ध पर तैनात है। साथ ही समुद्र टोही गश्त विमान डॉर्नियर को भी इस अभ्यास में शामिल किया गया है। स्लीनेक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। खरीफ विपणन सीजन KMS 2020-21 की आवक पहले ही आरंभ हो चुकी है और सरकार ने अपनी विद्यमान MSP योजनाओं के अनुरूप किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पहले की सीजनों में किया गया था। KMS 2020-21 के लिए धान की खरीद
17 अक्टूबर 2020 तक 7.38 लाख किसानों से 84.46 LMT से अधिक धान की खरीद के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल एवं जम्मू एवं कश्मीर के खरीद राज्यों में सुगमता पूर्वक चल रही है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का कल अरब सागर में एक लक्ष्य को भेदते हुए भारतीय नौसेना के स्वदेशी तरीके से निर्मित स्टील्थ डेस्ट्रॉयर INS चेन्नई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल ने उच्च स्तरीय एवं अत्यधिक जटिल युक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद सुनिर्देशित सटीकता के साथ सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेदा। एक प्रमुख मारक अस्त्र के रूप में ब्रह्मोस में लंबी दूरी पर स्थित नौसेना के सतह के लक्ष्यों को पूरा करने के द्वारा युद्धपोत की अजेयता सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार डेस्ट्रॉयर को भारतीय नौसेना का एक और घातक प्लेटफॉर्म बना देगा। उच्च बहुमुखी ब्रह्मोस को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन, विकास एवं निर्मित किया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण के लिए DRDO, ब्रह्मोस और भारतीय नौसेना को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद के 6ठे एपिसोड में सोशल मीडिया के अनेक जिज्ञासु संवादकर्ताओं के सवालों का जवाब दिया और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को प्रधानमंत्री के जन आंदोलन के आह्वान का सम्मान करने और कोविड अनुकूल व्यवहार का त्योहारों के दौरान पालन करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी से ये प्रार्थना दोहराई कि वे त्योहारों को पारंपरिक तरीके से घर पर अपने प्रियजनों के साथ ही मनाएं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस त्योहारी सीजन में उत्सव के बजाय दान को वरीयता दी जाए और अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर जाने के बजाय अपने प्रियजनों के साथ त्यौहार घर पर ही मनाएं। उन्होंने कहा कि विश्व भर में कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों और अन्य कोरोना योद्धाओं पर कोरोना का जो असर पड़ रहा है उससे मेरा त्यौहार मनाने का उत्साह कम हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने केरल में हाल ही में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि 30 जनवरी से 3 मई तक केरल में मात्र 499 कोरोना मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन हाल ही में ओणम त्यौहार के दौरान लोगों ने जिस प्रकार की लापरवाही बरती उसका खामियाजा केरल को भुगतना पड़ा। व्यापार और पर्यटन के लिए राज्य में लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने से अनेक जिलों में कोरोना का प्रसार हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में ओणम त्यौहार के दौरान कोरोना के प्रसार का ग्राफ पूरी तरह बदल गया और रोज़ाना नए मामले दोगुना होने लगे और सभी सरकारों को इससे एक सबक लेना चाहिए जिन्होंने त्योहारी सीजन की योजना बनाने में लापरवाही बरती। इजराइल और बहरीन के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हो गए हैं। अमेरिका की पहल पर कल रात दोनों देशों ने मनामा में 8 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें राजनयिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना के बारे में संयुक्त वक्तव्य भी शामिल है। दोनों देश अब एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोल सकते हैं। कल इससे पहले अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का शिष्टमंडल इजराइल एयरलाइंस के विमान से मनामा पहुंचा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन नुचिन और इजराइल के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मियर बेन शब्बात ने शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। बहरीन अब मध्य पूर्व एशिया में इजराइल को मान्यता देने वाला चौथा अरब देश बन गया है। इससे पहले संयुक्त अरब अमारात, मिस्र और जॉर्डन इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये जानकारी बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन ने ढाका में उस समय दी जब भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने उनसे भेंट की। भारत SCO के एजेंडे को समृद्ध बनाने में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री ने कल पेइचिंग में शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राज्यों की भागीदारी वाले योगा कार्यक्रम में अपनी एक टिप्पणी में ये बातें कही। उन्होंने आर्थिक तथा व्यापार, स्टार्टअप्स, स्वास्थ्य देखरेख, S&T
तथा संस्कृति के क्षेत्रों में भारत द्वारा प्रस्तावित पहलों को समर्थन देने के लिए एससीओ सदस्यों को धन्यवाद दिया। इस वर्ष भारत एससीओ परिषद के सरकार प्रमुखों की अध्यक्षता स्वीकार कर चुका है तथा इस वर्ष 30 नवंबर को ये एससीओ प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान को पदच्युत करने संबंधी एक अभियान में कल पाकिस्तान के कराची में हजारों विपक्षी समर्थकों ने रैलियां निकाली। प्रधानमंत्री इमरान खान की नेतृत्व वाली सरकार के विरुद्ध साझा विपक्ष मोर्चा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के रूप में दूसरी शक्ति के प्रदर्शन के लिए आज विपक्ष नेता बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान, अचाकजई और मोहसिन डावर कराची के बागे जिन्ना पर एकत्र हुए। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने रोमांचक दूसरे सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस को हरा दिया। मैच और पहला सुपर ओवर टाई होने के बाद टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार हार जीत का फैसला दूसरे सुपर ओवर में हुआ। इससे पहले कल अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। आज अबू धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। सामयिक वार्ता में विषय है आज अपने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और नॉर्वे ने दोहराई प्रतिबद्धता। आलेख है डॉक्टर संघमित्रा शर्मा का और स्वर मुनीश शर्मा का। भारत और नॉर्वे के बीच आर्थिक और व्यावसायिक रिश्तों को लगातार बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आयोग की एक बैठक मुख्य मंच रहा है। हाल ही में इस मंच की 6ठी ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई। नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नॉर्वे के विदेश मंत्री सुश्री इने एरिक्सन ने किया और भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। द्विपक्षीय रिश्तों में प्रगति का जायजा लेते हुए दोनों ही पक्षों ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जहां और आगे बढ़ा जा सकता है और खासकर लीक से हटकर उन क्षेत्रों में जहां महामारी से प्रभावित इस दुनिया में सतत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण संभव हो। दोनों देशों ने स्वास्थ्य सुरक्षा को महत्व देते हुए कोवैक्स की वैश्विक सुविधा स्थापित करने का स्वागत किया, जिसके तहत सभी की पहुंच वैक्सीन तक हो सके। दोनों पक्षों ने मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इसी साल जनवरी में संपन्न व्यापार एवं निवेश संवाद के अनुरूप दोनों पक्षों ने उन तैयारियों को लेकर संतोष जताया जो जहाजरानी और नौवहन, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा और मत्स्य पालन सहित छोटे, लघु और मझौले उद्यमों के लिए भविष्य में लाभकारी होंगी। सागर संवाद एवं समुद्री अर्थव्यवस्था के सतत विकास से जुड़े कार्यबल की बैठक में आपसी हित के जिन क्षेत्रों की पहचान हुई वो हैं मत्स्य पालन, बंदरगाहों और नौवहन से जुड़ी पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, जलपोतों की रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण इत्यादि। समुद्रों में फैल रहे प्रदूषण, समेकित सागर प्रबंधन और अनुसंधान तथा समुद्रों की भौगोलिक संरचना के आधार पर उनके प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया। भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग के तहत दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित एक संयुक्त कार्यबल स्थापित किए हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर, पर्यावरण, उच्च शिक्षा, हाइड्रोकार्बन, संस्कृति, स्थानीय शासन, नौवहन संबंधी मामलों और मत्स्य पालन पर भी एक एक संयुक्त कार्यदल है। दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों ने इन कार्यदलों को महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि ये सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने पर बल देते हैं। इस नाते अब द्विपक्षीय संबंधों में वो मामले भी शामिल कर लिए गए हैं जो विश्व समुदाय को प्रभावित करने वाले सामुदायिक और सामयिक सरोकारों पर बल देते हैं।
विश्व शांति और सुरक्षा रखने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और महत्व पर भी बल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के भीतर दोनों देशों की भूमिका इसलिए और भी बड़ी हो जाती है क्योंकि दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आगामी निर्वाचित सदस्य हैं और वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर वार्ता संपर्क को कायम करने पर राजी हैं। दोनों ही देश सुरक्षा परिषद के सदस्य 2021 से 2022 के मध्य रहेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों की भी चर्चा की। ऐसे समय में जबकि बहुपक्षीय शासन व्यवस्था के कमजोर होने पर बहस चल रही है, भारत और नॉर्वे का सहयोग संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों में सुधारों को देखते हुए और भी अहम हो जाता है। भारत नॉर्वे संबंध 1947 में औपचारिक तौर पर कायम हुए थे। दोनों ही राष्ट्र लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों में विश्वास रखते हैं। हाल के समय में दोनों देशों के संबंध और भी गतिशील हुए हैं और विकासोन्मुखी तो वो हैं ही। इस साल दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के 4 मसौदों पर हस्ताक्षर हुए। ये बायोफोटोनिक्स, स्वास्थ्य एवं निदान उपकरणों, नैनो टेक्नोलॉजी, जल प्रबंधन, जल विद्युत और परियोजना पर आधारित पढ़ाई तथा छात्रों और शोध विशेषज्ञों की आवाजाही से ताल्लुक रखते हैं और इनके कारण दोनों देशों की साझेदारी का और भी विस्तार हुआ है। सहयोग के नए और विस्तृत क्षेत्रों पर बल दिया जा रहा है, लेकिन आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में अगर देखें तो अभी भी बहुत गुंजाइश है जिसका फायदा उठाया जाना बाकी है। दोनों देश नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था पर जोर देते हैं, व्यापार और निवेश का मजबूत ढांचा पसंद करते हैं, निजी क्षेत्र को साथ साथ लेकर चलते हैं और इसीलिए दोनों के बीच अनुसंधान और तकनीकी सहयोग अत्यावश्यक है, क्योंकि ऐसा करके ही आर्थिक साझेदारी को और आगे ले जाया जा सकता है। भारत तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन के बीच मुक्त व्यापार संबंधी वार्ता जितनी जल्द पूरी होगी, दोनों के बीच व्यापार और कारोबार उतना ही बढ़ेगा और शुल्कों में कमी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई, इस वायदे के साथ कि इसकी आगामी बैठक होगी अब ओस्लो में और तिथि का निर्धारण आपसी सुविधा और सहमति से हो जाएगा। और इसके साथ ही सामयिक वार्ता का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार पत्रों से के 19 अक्टूबर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया, आपके लिए लेकर आई हूं अलग अलग अखबारों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने विविध विषयों पर संपादकीय लिखे हैं और अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। सरकारी विशेषज्ञ समिति की ओर से दी गई कोरोना से जुड़ी जानकारियां सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की हैं। हिंदुस्तान लिखता है, कोरोना का पीक गुजरा, दूसरी लहर की आशंका। अमर उजाला की सुर्खी है, कोरोना पर फरवरी तक काबू की उम्मीद, ज्यादातर राज्यों में स्थिर हो चुकी महामारी। कोरोना संकट के बीच अब स्कूल भी खुलने लगे हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल समेत कई राज्यों में आज से स्कूल अनलॉक। अरब सागर में नेवी के वॉरशिप से ब्रह्मोस ने साधा सटीक निशाना, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, एक और उपलब्धि, ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य वर्जन का सफल परीक्षण। जनसत्ता के शब्द हैं, ब्रह्मोस का अरब सागर में सटीक लक्ष्य भेद। सर्दी के मौसम की आहट के बीच प्रदूषण संकट को भी लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। हरिभूमि ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के हवाले से लिखा है, एक दिन में खत्म नहीं होगा प्रदूषण, लगातार प्रयास जरूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पूरे देश में वायु प्रदूषण से निपटने की योजना पर काम कर रही है केंद्र सरकार। 4 वर्षों में साफ होगी दिल्ली एनसीआर सहित 100 शहरों की हवा। चीन से तनातनी के बीच गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को पंजाब केसरी ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है कि हमारी इंच भर जमीन भी कोई नहीं ले सकता। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सर्दियों में बर्फ पिघलाने की शुरू हुई कोशिश। पत्र लिखता है,
आज हो सकती है भारत और चीन के बीच 8वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता। बलिया कांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। डीयू दाखिला शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, सिर्फ हाई कट ऑफ ही नहीं 45% पर भी हो रहे दाखिले। वीर अर्जुन ने अपने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, डिजिटल के दौर में चेक से खुदरा भुगतान घटकर 2.96% पर आया। पाक ड्रग तस्करों की गतिविधियों पर लगेगा अंकुश शीर्षक से हरिभूमि लिखता है, स्मगलरों पर असम राइफल्स की 9 महिला सैनिक कसेंगे शिकंजा। पहली बार आर्मी के साथ कॉम्बैट रोल में हुई तैनाती। भारतीय सेना की ओर से खर्च में कटौती पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, खर्च में बड़ी कटौती की तैयारी, सेना दिवस, कैंटीन और मेस में कटौती करने का प्रस्ताव। कोरोना और रक्त शीर्षक से हिंदुस्तान अपने संपादकीय में लिखता है, कोरोना के बारे में किसी भी नई सूचना का सार्वजनिक होना स्वागत के योग्य है। जैसे जैसे शोध हो रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी होती जा रही है। ब्लड ग्रुप बनाम कोरोना के संबंध पर भी 2 अच्छे शोध सामने आए हैं। ब्लड एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित हुए पहले नए शोध से पता चलता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग किसी अन्य रक्त समूह की तुलना में कोविड के जोखिम से ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर ओ ग्रुप के किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो गंभीर स्थिति में पहुंचने की आशंका बहुत कम होती है। पहले अध्ययन में शोधकर्ताओं ने डेनमार्क हेल्थ रजिस्ट्री से प्राप्त 4,73,000 लोगों की कोविड जांच संबंधी आंकड़ों की तुलना आम आबादी के 22 लाख लोगों से की है। कोविड पॉजिटिव में ओ ग्रुप वाले लोग सबसे कम पाए गए हैं, जबकि ए, बी और AB समूह के लोगों की संख्या संक्रमितों में ज्यादा है। A, B और AB समूह के लोगों के संक्रमित होने की आशंका में परस्पर ज्यादा अंतर नहीं है। अलग अलग जातीय समूहों में ब्लड ग्रुप संबंधी आंकड़े अलग अलग होते हैं, इसलिए शोधकर्ताओं ने इस बात का ध्यान रखते हुए ही नतीजे निकाले हैं ताकि व्यापक आबादी में ब्लड ग्रुप आधारित खतरे के अंतर को समझा जा सके। हालांकि कनाडा में हुए दूसरे शोध के नतीजे थोड़े अलग हैं। इस शोध में भी ओ ग्रुप के लोगों को ज्यादा सुरक्षित पाया गया है, पर साथ ही बी ग्रुप के लोगों को भी सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। दोनों ही शोध के मुताबिक ज्यादा खतरा ए और AB पर दिख रहा है। वैंकूवर में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए 95 रोगियों के आंकड़ों की पड़ताल के बाद पाया गया कि ए और AB ग्रुप के लोगों को ICU और वेंटिलेटर की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, साथ ही इनके फेफड़ों और किडनी पर भी ज्यादा असर हो रहा है। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, शादी की सही उम्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह एक बार फिर कहा कि सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बदलने पर जल्द ही फैसला करेगी। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर लड़कों की तरह 21 साल करने की बात कही थी। ये बहस पिछले काफी समय से चल रही है कि आखिर लड़के और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र अलग अलग क्यों होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2018 में ये सिफारिश कर चुका है कि देश में शादी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कानूनन एक ही होनी चाहिए। विधि आयोग इससे 10 साल पहले 2008 की अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि लड़कों और लड़कियों की शादी की उम्र सीमा समान होनी चाहिए। हालांकि उसकी सिफारिश दोनों की न्यूनतम उम्र 21 करने की बजाय 18 वर्ष करने की थी, क्योंकि 18 वर्ष में युवक और युवती बालिग मान लिए जाते हैं और उन्हें वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है। इसलिए ये बात अजीब लगती है कि कोई लड़का सरकार चुनने लायक तो हो गया, मगर जीवन साथी चुनने की पात्रता हासिल नहीं कर पाया है। मगर फिलहाल बहस उम्र सीमा बढ़ाने पर केंद्रित लग रही है। प्रधानमंत्री की चिंताएं भी लड़कियों की शिक्षा और प्रसूति के दौरान होने वाली मौतों से जुड़ी हैं। लेकिन लड़कियों की शिक्षा और रोजगार के सवाल भी विवाह की उम्र से जुड़े हुए हैं। जाहिर है
एक स्तर पर सारे मसले एक दूसरे से घुले मिले नजर आते हैं। ऐसे में अगर शादी की न्यूनतम उम्र सीमा बदलने से समाज में इस सवाल पर जागरूकता बढ़ाने में थोड़ी मदद मिलती है तो ये अच्छी बात ही होगी। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से नीलम मलकानिया से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए थे अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।